दोस्तों, आज आप एक ऐसी मूवी देखने वाले हो जो वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज में शुमार है, जो नाइट ऑफ द लिविंग डेड कल्ट क्लासिक मूवी का सीक्वल है। इस मूवी को मैंने एक्सप्लेन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वैसे इस मूवी में इतना देखने को मिलता है कि कुछ जिंदा लोग मर कर जिंदा हुए लोगों से बचने की कोशिश कर रहे हैं और इस मूवी का दायरा सिर्फ घर तक सीमित था। लेकिन इस मूवी में जिसे ज़ॉम्बी या डॉन ऑफ द डेड कहा गया है, इसका दायरा काफी बड़ा है। मरकर जिंदा होने वाली बीमारी पूरे अमेरिका में फैल चुकी है। मरकर जिंदा हुए लोग पूरे अमेरिका में अमेरिकन नागरिकों की तरह खुलेआम घूम रहे हैं और इसी बीच 3 पुरुष और उन्हीं में से एक की महिला इन ज़ॉम्बी से खुद को बचाते हुए जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये लोग बच पाएंगे? बचकर भी क्या ही उखाड़ लेंगे, और ऊपर से महिला पेट से है, पेट से तो नीचे। तो मित्रों, जॉर्ज रोमेरो की अद्भुत कलाकृति को देखने के लिए तैयार हो जाइए। वैसे नाइट ऑफ द लिविंग डेड भी इन्हीं की देखरेख में पैदा और बड़ी हुई, वो इन दोनों के पिता है। तो जॉर्ज रोमेरो से परमिशन लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत अमेरिकन अर्नब गोस्वामी स्टूडियो से होती है, जहां शोर शराबे के बीच में थोड़ी थोड़ी खबर सुनाई दे रही है। खबर काफी भयानक है। एंकर डॉक्टर से, मरे हुए लोग जिंदा क्यों हो रहे हैं पूछता है सारा भारत। डॉक्टर, आराम से मरे हुए लोग जिंदा क्यों हो रहे हैं इसके बारे में जॉर्ज ने स्क्रिप्ट में कुछ ज्यादा नहीं लिखा, तो मैं कैसे बताऊं? बस उनका मन किया और जिंदा होने लगे। वैसे इन दोनों मूवीज में कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बस कयास लगाए जाते हैं। जैसे कोई केस लीक हो गई, कोई एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, कोई रेडिएशन लीक हो गई, किसी ने काला जादू कर दिया, किसी ने अमेरिका में खूनी नींबू गाड़ दिए, या किसी ने अमेरिकन लोगों की काली गुड़िया बनाकर उनमें सुई चुबो दी, वगैरह वगैरह। खैर छोड़ो। इस स्टूडियो में फेंसिन ये रही नाम की महिला काम करती है और ये स्टीफन जो इसका बीएफ है। ठीक है, समझ गए। स्टीफन फेंसिन के पास आकर बोलता है, ठीक रात के 9 बजे चोपर के पास आ जाना, मुझे तुम्हारी लेनी है परमिशन। वैसे स्टीफन यही काम करता है, तभी तो प्यार मोहब्बत हुई। बस उसका एक छोटा सा प्लान है कि वो वीगन टीवी चैनल का चोपर चुराना चाहता है। बस इतनी सी ख्वाहिश है उसकी, ताकि वो दोनों शहर छोड़ सके। और तभी सिन शिफ्ट होकर स्वाट टीम पर आता है, जो एक बिल्डिंग में घुसने की तैयारी कर रही है और ये बंदा अपनी टीम को मास्क दे रहा है। अब लोचा क्या वो सुनो। इस बिल्डिंग में एंग्लो अफ्रीकन लोग रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ की सरकार या पुलिस ने कहा कि हमें आपके जो मरे हुए परिजन है वो दे दो, तो एंग्लो अफ्रीकन लोग मुंह पर मना कर देते हैं, हम नहीं देंगे, जो करना है वो कर लो। तो सरकार ने भेजी है टीम। इस टीम में अपना एक मुख्य पात्र है रोजर। ये नहीं ये रहा, ये और पता नहीं क्यों पर ये मुच्छड़ एंग्लो अफ्रीकन लोगों को जरा भी पसंद नहीं करता। वो बस उन्हें खत्म करना चाहता है किसी भी हालत में। तभी एंग्लो अफ्रीकन लोग बाहर आकर डायरेक्ट डिचकियाओं कर देते हैं। तो पुलिस क्यों पीछे रहे, ये ले मेरी तरफ से भी डिचकियाओ। तुम मुच्छड़ को देखो, वो तो अपनी पूरी की पूरी खुन्नस निकाल रहा है। और तभी दोस्तों बिल्डिंग में गैस बम फेंक दिया जाता है। सभी पुलिस कर्मचारी मास्क लगाने लगते हैं। वो मास्क लगाकर मेरा इशू बोलकर घुस जाते हैं बिल्डिंग में। तभी एक और तम्बाकू कलर की टीम आ जाती है। लगता है स्थिति कंट्रोल में आ गई, पर मुच्छड़ ऐसे कैसे? वो बेवजह ही दया बनकर एंग्लो अफ्रीकन लोगों को मारने लगता है। तो रोजर उसे रोकने लगता है, वो सीधे उसके कंधों पर लटक जाता है। जब बात बनती नहीं दिखती, तब एक पुलिस ऑफिसर उसकी दवा उसे ही चटा देता है, मतलब गोली देकर मुच्छड़ को निपटा देता है। इस चिकने ने मुच्छड़ को निपटाया, मुच्छड़ को चिकने ने मारा। क्या बात। चिकना रूम में जाता है, उसे वहाँ एक मेल ज़ॉम्बी मिलता है। उसे देखकर भौचक्का रह जाता है, शायद जीवन में पहली बार ज़ॉम्बी देखा। ये बोलता है, मारना मदर। तभी एक लेडी ज़ॉम्बी आकर इस पर ही हमला कर देती है, तो रोजर उसे बचाने आता है। इधर मेल ज़ॉम्बी पायला को चिकने, तब जाकर चिकना होश में आता है और मेल ज़ॉम्बी को गोली स्वरूप अपना आशीर्वाद दे देता है। इन दोनों मर्दों से एक मरी हुई लेडी ज़ॉम्बी नहीं संभल रही, तो रोजर इसे काउच पर फेंकते हैं और फेंक देते हैं, और फिर ये दोनों लेडी ज़ॉम्बी पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। तुम इसका दुख देखो। अबे क्या वो तेरी जेब थी, दादी थी, नानी थी, क्या थी वो तेरी? छोड़ो। इधर एक आदमी अपनी ही पत्नी को खाने लगता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, क्योंकि अमूमन पत्नियां तो पुलिस कर्मचारी पत्नी को उससे अलग करके पति को फिनिश कर देते हैं। रोजर खून खराबे से दूर शांति स्थान पर शांति लेने आता है, तब उसकी शांति में बाधा डालने पीटर आता है। जॉर्ज दादू की ज़ॉम्बी मूवी में ब्लैक मैन लीड रोल में ही रहता है। जैसे हाउसफुल में अक्षय पक्का है, वैसे ही जॉर्ज दादू की ज़ॉम्बी मूवी में ब्लैक मैन पक्का है।
खैर रोजर पीटर को बताता है कि मैं आज रात यहाँ से रनिंग करने वाला हूँ। पीटर की भी मनसा कुछ ऐसी ही है। तभी वहाँ एक पादरी आता है जिसका काम इस मूवी में बस इतना है कि इन दोनों को बताए कि एंग्लो अफ्रीकन के मरे हुए परिजन बिल्डिंग के बेसमेंट में है। वैसे पादरी की एंट्री बढ़िया थी, काफी बढ़िया थी। अब मैं बोलूं, यहाँ सेलर लिखकर नाइट ऑफ द लिविंग डेड मूवी का रेफरेंस मारा जा रहा है। लोग तो ऐसे ही बताते हैं। हाँ तो ठीक है, बताने तो तुझे क्या तकलीफ हो रही है। खैर पादरी अपनी इंफॉर्मेशन देकर वहाँ से कट लेता है। पुलिस की एक टीम बेसमेंट में जाने का रास्ता देखने लगती कि तभी ज़ोंबियों का झुंड उन पर हमला कर देता है। इसे देखो, क्या मंद मंद मुस्कुराहट है। वो ज़ोंबी का झुंड ऊपर आने लगता है और पीटर और रोजर बेसमेंट में आते हैं। पीटर हिम्मत रखते हुए आगे बढ़ता है। वैसे ये सीन काफी क्रीपी है, बहुत क्रीपी है, जहाँ मरकर जिंदा हुए लोग जिंदा लोगों की नोच नोच कर स्वाद लेकर खा रहे हैं। ऐसा काम तो मैं भी ना करना चाहूँ, पर पीटर करता है। वो उन्हें फिर से मारता है। इस मूवी के जितने भी टफ काम है यही करने वाला है। तुम उसकी आंखों में दुख दर्द पीड़ा देख सकते हो। बाद में रोजर भी उसे ज्वाइन कर लेता है। सीन चोपर पर आता है। ओह, 70s के निब्बा निब्बियों ने चोपर चुरा लिया। ये दोनों पुलिस डॉग पर क्यों उतरे? बताने के लिए कि हमने चोपर चुराया है। वैसे स्टीफन के हाथ के ग्लव्स देखो। अगर कोई और होता तो ये बोलता कि नाइट ऑफ द लिविंग डेड में बारबरा का जो भाई था उसको श्रद्धा प्लस अंजलि इक्वल टू श्रद्धांजलि दी जा रही है। पर मैं पूछता हूँ क्यों शो ऑफ कर रहा है? माना अच्छे लग रहे हैं पर निकाल दे। चल मत निकाल, तेरी मर्जी। वो पुलिस डॉग में जाता है जहाँ पुलिस तो है ही नहीं, मर गए। तभी वहाँ पर रोजर और पीटर भी आ जाते हैं। अच्छा, मेन मकसद ये था। जॉर्ज दादू अपने पात्रों को मिलाना चाहते थे। तुम ये सीन देखो, बड़ा ही अजीब है। अभी तक स्टीफन के हाथ में इमरजेंसी मेडिकल किट है, ठीक है। फेंसिन के हाथ में कुछ नहीं है। पर जैसे ही रोजर आता है फेंसिन के हाथ में गन आ जाती है और वो गन स्टीफन ले लेता है। पर $1 मिलियन क्वेश्चन, वो गन आई कहाँ से? रोजर के पास 2 ही गन थी जो अभी भी उसके पास है, पर ये गन कहाँ से आई? ये तो मिस्टीरियस हाथ वाली पहली बन गई कि वो हाथ किसका है, ये गन किसकी है। खैर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। स्टीफन को चौपर चलाते चलाते सुबह हो जाती तो बिल्कुल उसे निंद्रा आने लगती। तो पीटर उसके छोटे दिमाग पर मारकर उसे जगाता है और तब स्टीफन वाटर लेकर अपना मुंह धो लेता है। वो कहता है चौपर का फ्यूल खत्म होने वाला है और फिर हमें नीचे का खूबसूरत नजारा दिखाया जाता है जहाँ मरकर जिंदा हुए लोग घूम रहे हैं। देखने में मजा आता है। कुछ जिंदा लोगों के ऐसे समूह भी दिखाए जाते हैं जो मजे के लिए लिविंग डेड का शिकार करते हैं, या यूं कहूँ जिसे हमने कोरोना के साथ तालमेल बिठाया, ये भी यही कर रहे हैं। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब हमें इन्हीं के बीच में कुछ भी करके जिंदा रहना है। आर्मी, आम नागरिक सब एक साथ है। अब उनकी मजबूरी ही उनका आनंद बन गई। साला मैं तो ज्ञानी बन गया। ये लोग फ्यूल स्टेशन पर चोपर को उतारते हैं। स्टीफन का स्टेशन खाली है लेकिन रोजर के स्टेशन में कुछ फ्यूल है, तो वो चोपर में फ्यूल डालने लगता है और तब तक बाकी के लोग सबसे अच्छा काम करते हैं कि वो घूमने निकल जाते हैं जैसे उनकी मासी का बगीचा हो। पीटर एक घर में आता है। वो कैलेंडर देख रहे हो, 1977 का है और महीना आई थिंक नवंबर का है। कहने का मतलब ये है कि नाइट ऑफ द लिविंग डेड के हर एक मूवी में आपको एक कैलेंडर देखने को मिलता है। निब्बा निब्बी यहाँ आते हैं। मुझे लगता है स्टीफन यहाँ कोई हथियार ढूंढ रहा है। और सुनो, पीटर एक अनजान घर में बैठकर अनजान घर का पेय पदार्थ पी रहा है। मैं तो पानी तक न पीऊं तभी फेंसिन को कुछ फील होता है तो ये तुरंत बाहर आ जाते हैं। तुम स्टीफन का ज़ॉम्बीज़ को मारने का तरीका देखो। वो खुद उन्हें पकड़ने का मौका देता है और उसका अंगूठा देखो, जो ना चाहे वो भी काट ले, पर ज़ॉम्बी नहीं काटता। वो अपनी ड्यूटी भूल गया जबकि यही काम है उसका। और तब स्टीफन हथौड़ी लेकर ज़ॉम्बी का सिर फोड़ देता है। वो नहीं अपना काम भूला। हाँ, अगर ज़ॉम्बी को मारना है तो उसका सिर फोड़ दो, खेल खत्म। पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता आ रहा है। पीटर पेय पदार्थ पी रहा है और तभी 2 बच्चे आकर पीटर पर हमला कर देते हैं। पीटर तो देखता ही रह जाता है। 1 सेकेंड, ये हाथ किसका है? किसका है? तुम्हारा? ठाकुर का? अभी तक उस बंदूक का कुछ अता पता नहीं चला और ऊपर से अब मिस्टीरियस हाथ भी आ गया। खैर छोड़ो, पीटर उन दोनों को एक एक करके काउच पर फेंक देता है। फिर पहले ये बच्चा हमला करता है, फिर ये। अब मेरी बारी। तभी पीटर, तुम दोनों को बराबर चांस मिल गया ना, अब मेरी बारी। एंड वो उनको फिर से RIP कर देता है। दुख दर्द पीड़ा। तुम पीटर की चाल देखो, बस घर को उड़ा दो, मजा ही आ जाएगा। खेरे लोग यहाँ से भी निकल जाते हैं। इतनी जल्दी रात और सुबह हो गई। स्टीफन एक और जगह चोपर को लैंड करवाता है। जहाँ चोपर लैंड किया गया उस बिल्डिंग के नीचे बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है और उसके इर्द गिर्द लाशें घूम रही है। नहीं, शॉपिंग मॉल के अंदर भी मरकर भी जिंदा हुए लोग हैं।
अब सुनो, चॉपर में फ्यूल बहुत कम है। ये लोग उड़कर दूसरी जगह नहीं जा सकते और इन्हें खाने पीने की चीजें भी चाहिए जो इन्हें मॉल से मिल सकती है। तो ये सभी लोग मॉल के अंदर चले जाते हैं। रोजर और पीटर उस जगह को अच्छे से चेक करते हैं जो कि काफी सुरक्षित है। अगर किसी को भी आना है तो वो दो ही तरीके से आ सकते हैं। पहला, बिल्डिंग की छत से जैसे ये लोग आए, और दूसरा ये वाला रास्ता जहाँ रोजर और पीटर खड़े हैं। तो ये लोग यहीं पर आराम करने लगते हैं। स्टीफन तो सो गया। सोचो अगर ये वाली मूवी वो होती, हाँ वो वाली, तो क्या होता? 3 पुरुष 1 औरत। तू समझा? हाँ। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। पीटर ने एक तरफ पाउडर लगाया और दूसरी तरफ कुछ नहीं, अच्छा मेकअप है। तभी ये दोनों शॉपिंग मॉल में जाने की सोचते हैं। उन्हें मौत के साथ आंख में चोली खेलनी है। फेंसिन उन्हें रोकती भी है, पर पीटर, ये गन लो और कुछ भी अजीब दिखे तो मार दो। अब उसके चेहरे का पाउडर गायब हो गया। पाउडर या मिस्टर इंडिया कब आता है कब जाता है पता ही नहीं चलता। पर ये दोनों निकल जाते हैं मौत से पकड़म पकड़ाई खेलने। यार आप फेंसिन का मेकअप और लिपस्टिक चेंज हो गई। मूवी भले ही अच्छी हो लेकिन मेकअप में कोई कंटिन्यूटी नहीं है। जब चाहे तब मेकअप चेंज हो रहा है। जॉर्ज डायरेक्टर ने कहा, अनजान मॉल है, तुम दोनों ढूंढाते हुए सबसे पहले यहाँ जाओ ताकि तुम्हें 2 वॉकी टॉकी मिल सके और मॉल का नक्शा मिल सके और चाबियां मिल सके और कुछ नहीं। बाकी का स्टीफन के लिए। रोजर मजे के लिए मॉल की लाइट और म्यूजिक भी चालू कर देता है। इसे तो कहीं देखा है। फेंसिन स्टीफन के पास जाती उसे सब कुछ बताने, पर फेंसिन भी किसी ज़ॉम्बी से कम नहीं लग रही। ये दोनों आगे बढ़ते और यहाँ से होते हुए ज़ॉम्बीज को देखकर यहाँ रुक जाते हैं। पीटर एक बीड़ी का सुट्टा मारता है जिससे उसे मिलता है मोटिवेशन। फिर ये दोनों ज़ॉम्बीज को मारते पीटते ज़ॉम्बीज के बीच में से होते हुए यहाँ आते हैं। पीटर डोर खोलने लगता है और रोजर ज़ॉम्बीज को उनके करीब आने से रोकने लगता है। पीटर डोर तो खोल लेता है लेकिन डोर जाम है। चलो कुछ तो अड़चन आई। उधर स्टीफन इनको बचाने आ रहा है। निब भी उसे भी रोकती है पर स्टीफन भी उसकी नहीं सुनता। और इधर रोजर पीटर की मदद करता है। चलो डोर तो खुल ही जाता है लेकिन ज़ॉम्बीज भी आने लगते शॉपिंग करने। पर ये दोनों जैसे तैसे करके एक को छोड़कर सारे ज़ॉम्बीज बाहर कर देते हैं। पीटर डोर बंद कर देता है और रोजर उस अंदर वाले ज़ॉम्बी को बाय बोल देता है। इतने सारे ज़ॉम्बीज कांच के डोर को नहीं तोड़ पा रहे, कहीं डूब मरो रहे, वो पहले से ही मरे हुए हैं। हाँ, इसका मतलब ये ज़ॉम्बीज कम बुद्धिमान है और कम शक्तिशाली है। ये केवल अपने खाने के बारे में ही सोचते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं सोच पाते और इनकी गति मतलब स्पीड बहुत ही स्लो है। खैर पीटर और रोजर मजे करने लगते हैं। अब ऐसा मान के चलो ये पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल इन चारों का है। इस शॉपिंग मॉल में सारी चीजें हैं, सभी प्रकार की सुख सुविधा जैसे खाने की, पीने की, हगने की, मुतने की, धोने की, मेडिकल की, सारी उपलब्ध है। ये लोग आराम से कई महीने यहाँ रह सकते हैं। इधर स्टीफन भी वहीं से शुरुआत करता है जहाँ से जॉर्ज दादू ने इन दोनों से करवाई थी। उसे यहाँ एक बंदूक मिलती है और एक बुक जिसमें मॉल में आने जाने की पूरी जानकारी है। वो इन दोनों चीजों को अपने पास रख लेता है। ये दोनों अपनी पूरी शॉपिंग करके फिर रोजर उस मरी हुई लाश को हटाता है और पीटर सामान की ट्रॉली डोर के सामने रख देता है। अब तुम इनका प्लान सुनो या देखो, जो भी सही लगे। ये दोनों उन चलती फिरती अवारा लाशों को अपनी ओर बुलाते हैं ताकि इस डोर की लाशें जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था उनकी तरफ आ सके। और वो लाशें बिना किसी शर्म हया के आने भी लगती है। फिर रोजर ट्रॉली डोर की तरफ जाता है और वॉकी टॉकी पर कहता है रास्ता साफ हो रहा है और इधर स्टीफन रास्ते में है। तभी उसकी मुलाकात गब्बर के सांबा से होती है। स्टीफन उस पर गोलियां चलाता है। ये कुछ ऐसा है कि बंदर के हाथ में तलवार दे दी। स्टीफन बस गोलियां चला रहा है जिसकी आवाज ये दोनों भी सुन लेते हैं। अब इनको अलग चिंता हो जाती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो चोपर कौन चलाएगा। तब स्टीफन के सामने सांबा आ जाता है। उसकी गोलियां खत्म हो चुकी है तो स्टीफन जान बचाकर भागता है। ये दोनों ट्रॉली लेकर बाहर आ जाते हैं, यानी कि प्लान काम कर गया। स्टीफन बंदूक में गोलियां भरने लगता है। वो एक गोली लोड करता है कि तभी सांबा आ जाता है और स्टीफन भैया गिर जाते हैं। सांबा उसके करीब आने लगता है। अबे कितना सोलो चल रहा है रे। ट्रेन टू बुसान का होता ना, अभी तक 2 बार मार कर आ जाता। स्टीफन 5 बार बंदूक चलाता है, गोली नहीं चलती लेकिन 6ठी बार चलती है और निशाना सांबा का एड बनाती है। मतलब डायरेक्टर साहब अब स्टीफन को नहीं मारना चाहते।
पीटर ट्रॉली लेकर कहाँ भाग रहा है और रोजर यहीं क्यों खड़ा है। स्टीफन जैसे ही मॉल में आता है तो ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला कर देते हैं और पीटर पर भी। पीटर तो ज़ॉम्बी को उठाकर फेंक ही देता है, लेकिन स्टीफन फंसा हुआ है और तभी पीटर उसे आवाज लगाता है, चिंता मत कर, अपन आ गया, ये रास्ता याद रखना, काफी आईएमपी है। वो गन लेकर एक ज़ॉम्बी को दोबारा आरआईपी कर देता है। तभी स्टीफन उसकी तरफ जोर से भागता है जैसे मूत लगी हो। मुझे स्टीफन के भागने की अदा पसंद आ गई। ये दोनों ट्रॉली को यहीं छोड़कर और भागकर रोजर के पास आते हैं। ये तीनों वापिस अंदर चले जाते हैं और भागने लगते हैं। इसमें सबसे बढ़िया स्टीफन भाग रहा है, क्या भाग रहा है। ये तीनों वापिस स्टोर के पास आ जाते हैं, यानी कि इस पूरे मॉल में अंदर बाहर जाने के रास्ते ये दो है जो कि कांच के बने हैं। बढ़िया। फेंसिन इन तीनों का इंतजार कर रही है, हाउ क्यूट। और ये तीनों यहाँ से बाहर आने का तरीका सोचने लगते हैं। तभी स्टीफन को बुक याद आती है जिसमें मॉल के अंदर बाहर जाने का पूरा विवरण है। और गेस वोट, इन्हें रास्ता मिल जाता है। मतलब चीजें किस तरह से प्लांट की गई। बंदूक ने स्टीफन की जान बचा ली और अब वो बुक इन तीनों को यहाँ से बाहर निकालने वाली है। ये तीनों एलिवेटर के पास आते हैं क्योंकि इस नक्शे के हिसाब से एलिवेटर के ऊपर एक रास्ता है जो पीटर को मिल जाता है। फेंसिन को कुछ फील होता है कि कोई आ रहा है। ये तीनों उस रास्ते से आगे बढ़ते हैं। रास्ते में ही पीटर को एक ऐसा कंपार्टमेंट दिखता है जहाँ बंदूकें भर भर कर रखी है। फेंसिन देखती है तो टकलू ज़ॉम्बी है। वो तुरंत अंदर चली जाती है और डोर को अच्छे से पैक करने लगती है और ये तीनों आगे बढ़ते हैं। पीटर नीचे उतरता है, उसे ट्रॉली दिख जाती है। बोला था ना, रास्ता काफी आईएमपी है। इधर टकलू अंदर आने लगता है। फेंसिन उसे रोकने की बेकार कोशिश कर रही है। उसे मालूम पड़ जाता है ये अपनी बस की बात नहीं है और तभी वो बैग से फुलझड़ियां बाहर निकाल लेती है। अरे इसका मेकअप तो फिर से चेंज हो गया। बाहर कुछ और था, अंदर कुछ और है। और ऐसा इस मूवी में कई जगह होता है। पीटर ट्रॉली के पास आता है और यहाँ से फेंसिन के पास जाने का रास्ता है। मैंने कहा था ना, ये आईएमपी रास्ता है। और फेंसिन फुलझड़ी जलाकर टकलू ज़ॉम्बी को डराने लगती है जिससे मैरी और टकलू ज़ॉम्बी दोनों की हंसी निकल जाती है। ये लोग फेंसिन के पास आ रहे हैं। आई थिंक फेंसिन छत पर जाने की कोशिश कर रही है पर वो लटक जाती है और टकलू ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है। तब तक ये लोग भी आ जाते हैं। वो फेंसिन की आवाज सुनकर उसके पास आने लगते हैं पर इस फ्रेम में टकलू ने पैर नहीं पकड़े, जबकि इससे पहले वाले फ्रेम में पकड़ लिए थे। यानी कि जॉर्ज दादू स्टीफन की तरह फेंसिन को भी अभी नहीं मारना चाहता। खैर ये लोग आकर फेंसिन को ज़ॉम्बी बनने से बचा लेते हैं। फिर ये लोग खाना पीना करते हैं सूखे पानी बतासे। और यहीं पर स्टीफन रिवील करता है कि फेंसिन उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो इन दोनों के बीच में बात यहाँ तक बढ़ गई, वो 3 महीने से प्रेग्नेंट है। सुबह के सीन में पीटर आई थिंक ट्रकों को देख रहा है। ये कुछ तो तूफानी करने वाले हैं। फेंसिन को छोड़कर ये तीनों काम पर लग जाते हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। स्टीफन चोपर से ट्रक पर नजर रखा हुआ है और ट्रक के अंदर रोजर और पीटर है। पीटर एक दूसरे ट्रक के पास अपनी ट्रक को रोकता है। रोजर को उस ट्रक में जाना है, उसे स्टार्ट करना है और यहाँ से ले जाना है। अब समस्या यह है कि रोजर एक काम हल्के में ले रहा है। उसे ऐसा लगने लगा कि ज़ॉम्बीज़ तो उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। वो चिल्ला चोट करते हुए ट्रक को स्टार्ट करने में लग जाता है और पीटर वहाँ से चला जाता है। ज़ॉम्बीज़ तो ज़ॉम्बीज़ है, वो आते रोजर की तरफ और ऐसा होती स्टीफन भी देख लेता है। वो रोजर को आगाह करना चाहता है पर रोजर काम में व्यस्त है। तभी वो पीटर की तरफ चला जाता है। अब रोजर को भी पता चल जाता है कि ज़ॉम्बीज़ भाई पधार चुके हैं। स्टीफन पीटर को भी इस बात का इशारा कर देता है कि रोजर को उसकी मदद चाहिए। वो मदद करने आने लगता है। इधर रोजर एक ज़ॉम्बी को लात मारता है जो सीधे पीटर की ट्रक से टकराता है, लेकिन ये लेडी ज़ॉम्बी रोजर पर भारी पड़ रही है। पर तभी पीटर उसे गन से निपटा देता है जिसके खून से रोजर थोड़ा स्नान कर लेता है, जो अगले ही फ्रेम में पूरी तरह से छूमंतर हो जाता है। उसके चेहरे पर खून की एक बूंद तक नहीं होती। खैर फिर ये दोनों अपने अपने ट्रक लेकर वहाँ से चल देते हैं। आखिर ये कर क्या रहे हैं। अब रोजर के चेहरे पर खून आ चुका है। ये दोनों ट्रकों को मरकर जिंदा हुए लोगों के बीचों बीच से लाते हुए शॉपिंग मॉल की तरफ आ रहे हैं। फेंसिन बियॉन्ड पोजीशन ले लेती है। स्टीफन चोपर से नजर रखा हुआ है। अच्छा, ये लोग इस ट्रक के जरिए शॉपिंग मॉल का मेन डोर बंद करने वाले हैं ताकि और ज़ॉम्बी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने ना आ सके। और रोजर के चेहरे पर खून फिर से गायब हो गया। अबे क्या कर रहे हो, खून ना होकर डैंड्रफ हो गया जो आता है और फिर चला जाता है और फिर आ जाता है। रोजर और पीटर सुरक्षित हो जाते हैं। लगा सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन तभी रोजर, मेरा बैग तो ट्रक में ही रह गया। तो ये हुतिया ट्रक में बैग लेने
जाता है। ठीक है, वो ले भी लेता है पर फिर से गिरा देता है। तो यहूदिया उसे लेने नीचे कूद जाता है जहाँ जोम्बी से। अब किस्मत बार बार तो नहीं बचाएगी, फिर क्या, जोम्बी लो बाइट दे देते हैं हाथ और पैर पर। इससे विशुद्ध हुतिया मैंने आज तक नहीं देखा। साले ने एक बैग के चक्कर में खुद को कटवा लिया। इतना बड़ा शॉपिंग मॉल है, ढेरों बैग मिल जाते हैं। जॉर्ज क्या तरीका है ये, छोड़ो, मूड खराब कर दिया। फेंसिन रोजर की ड्रेसिंग कर रही है। अब इनका प्लान शॉपिंग मॉल के अंदर जितने भी मरकर जिंदा हुए लोग हैं उनको मारने का है। हथियारों वाला कंपार्टमेंट याद है? पीटर और स्टीफन वहाँ आते हैं और अपने मन पसंदीदा हथियार लेने लगते हैं और यहाँ से जिंदा लोगों में और मरकर जिंदा हुए लोगों में शॉपिंग मॉल गृह युद्ध छिड़ जाता है। इन लोगों का भी मुख्य उद्देश्य मेन डोर को लॉक करने का है ताकि और जोम्बी सेना शॉपिंग मॉल की जोम्बी सेना की मदद करने ना आ सके। तो फेंसिन को छोड़कर ये तीनों एक कार के पास आते हैं और कार में बैठकर मेन डोर की तरफ चल देते हैं। ये लोग मेन डोर के पास आ जाते हैं। पीटर और स्टीफन मेन डोर को बंद करने लग जाते हैं। पीटर अलार्म भी चालू कर देता है कि अगर कोई तोड़ कर अंदर आए तो अलार्म बजे। इसके बाद क्या, शॉपिंग मॉल में जितने भी मरकर जिंदा हुए लोग होते हैं ये चारों डाकू ने फिर से लिटा देते हैं। इसके बाद पीटर और स्टीफन लाशों को ठिकाने लगाने लगते हैं। रोजर और फेंसिंग शॉपिंग कर रहे हैं। अब ये पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल इन चारों का है। लेट मी आस्क वन क्वेश्चन, क्या अब इन पैसों की कोई वैल्यू है? हाँ होगी, पर थोड़ी बहुत। सभी अपने अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। वो यहाँ पर एक आराम की जिंदगी बिताने लगते हैं। पर जीवन है, दुख तो आएगा, और आया। रोजर को अपनी पीड़ा और दुख से छुटकारा मिल जाता है। वो मर जाता है। फिर क्या, वो मरकर फिर से जिंदा हो जाता है। वो ज़ॉम्बी बन जाता है। तो पीटर उसे फिर से RIP कर देता है। मैंने कहा ना, इस मूवी के जितने भी टफ काम है पीटर ही करने वाला है। वो लोग उसे इसी मॉल में दफना देते हैं। रोजर अपनी मौत खुद मरा। भला एक बैग के लिए अपनी जान जोखिम में कौन डालता है? और वैसे भी उस बैग में सब कुछ भी नहीं था जिसके लिए उसे इतना बड़ा रिस्क उठाना था। खैर छोड़ो, अब बचे 3। ये अपने अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। अब तो फेंसिन का पेट भी दिखने लगा है। मैं भी इन्हें यहाँ 3 से 4 महीने रहते रहते हो चुका है। स्टीफन फेंसिन को चोपर उड़ाना भी सिखाता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो फेंसिन चोपर उड़ा सके। और इसी दौरान कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं। ज़ॉम्बीज़ भी यही है। वो मॉल की बिल्डिंग से के आसपास घूम रहे हैं। शॉपिंग के लिए अंदर जाना चाहते हैं पर नहीं जा पाते। कुछ लोग रेडियो के जरिए इन तीनों से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन पीटर उन्हें कोई जवाब नहीं देता। ये वही लोग हैं जिन्होंने टेरेस पर स्टीफन और फेंसिन को देखा था। जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता तब ये लोग अपनी पूरी गैंग लेकर शॉपिंग मॉल की तरफ आने लगते हैं। काफी ज्यादा है। हम इन्हें बाइकर कबीला कहेंगे। अब ये लोग क्या करेंगे? तो पीटर साफ साफ बोल देता है, उन्हें जो करना है वो करने दो, हम उनके सामने नहीं आएंगे। प्रैक्टिकली बात भी सही है क्योंकि अब ये दोनों उन सभी का सामना तो नहीं कर सकते ना। ये लोग अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए मॉल के सभी डोर और विंडो बंद कर देते हैं। बाइकर कबीला आता है और आने के साथ ही मरकर जिंदा हुए लोगों पर हमला करते हुए और डोर का लॉक तोड़कर अंदर आ जाते हैं। अलार्म की आवाज पीटर सुन लेता है। पीटर स्टीफन से कहता है, कोई भी नादानी मत करना, समझे? पर इसकी शक्ल से लगता है कुछ न कुछ तो करेगा। बाइकर कबीला लूटपाट चालू कर देता है। इसे ही अराजकता बोलते हैं, जहाँ कानून प्रशासन राज्य कुछ भी नहीं है। हम मॉडर्न टाइम के मॉडर्न कबीले देख रहे हैं जिनका मेन उद्देश्य जिंदा रहना है, यानी कि सरवाइव करना है। पर स्टीफन अंदर से फील करता है कि लोग मेरी जमीन पर आकर लूटपाट मचा रहे हैं, तो वो खुद को रोक नहीं पाता और उन पर हमला कर देता है। फिर क्या, एक और फाइट स्टार्ट हो जाती है और पीटर को ना चाहते हुए भी इस फाइट में भाग लेना पड़ता है। लेकिन जिसकी वजह से फाइट चालू हुई वो तो भाग रहा है। यहाँ एक और फाइट चल रही है ज़ॉम्बीज़ और बाइकर कबीले के बीच में, जिसमें अभी तक कबीला भारी पड़ता दिख रहा है। स्टीफन भागकर एलिवेटर में चला जाता है। वो रास्ता याद है ना? पीटर बाइकर कबीले पर गोलियां चला रहा है और बाइकर कबीला भी यही कर रहा है कि तभी अचानक लाइट से बंद हो जाती है। शायद स्टीफन ने की होगी और पीटर मौका पाकर वहाँ से निकल कर इस रास्ते से ऊपर चला जाता है। ये वही IMP रास्ता जिसकी साइड में, मतलब यहाँ से फेंसिन के पास जाने का डोर है। और तभी स्टीफन को पीटर की याद आती है। वो चेक करने जाता है कि कहीं पीटर निपट तो नहीं गया। इसके लिए फिर से लाइट चालू कर देता है ताकि एलिवेटर नीचे जा सके। अबे ये तो एलिवेटर के ऊपर खड़ा है और इसी चक्कर में उसकी बंदूक भी नीचे गिर जाती है। तभी एलिवेटर रुकती है। ये 2 रैंडम बंदे एलिवेटर में आते हैं और जैसे ही ऊपर स्टीफन दिखता है तो एक घोंसले बालों वाला बंदा स्टीफन पर गोलियां चलाने लगता है, जिसमें से एक गोली स्टीफन के हाथ में लग जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इतना ही काम था उनका। पीटर पूरी फाइट कर रहा है। वो चुन चुन कर उन्हें इस तरीके से मार रहा है कि वो पूरी तरह से मरे नहीं, ताकि वो जो
जोम्बिस का खाना बन सके। और चलो फाइनली जोम्बिस को भी खाना मिल ही गया और वो जिस तरह से खाते बाय गॉड पता चलता है कि वो महीनों से भूखे हैं। और हाँ, बाइकर कबीला भी वहाँ से चला जाता है। स्टीफन एलिवेटर में आ जाता है या गिर जाता है जो भी हो, पर वो एलिवेटर में आ जाता है। वो पीटर को अपनी जानकारी दे देता है। पीटर कहता है तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। स्टीफन ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है पर तभी जोम्बिस आ जाते हैं। ये एलिवेटर चालू करके भी तो ऊपर जा सकता था ना, शायद जल्दबाजी में भूल गया होगा। लेकिन जोम्बिस इस बार नहीं भूले, वो उसे बहुत ही बुरे तरीके से काटने लगते हैं। एंड एक और खुद की गलती से लापरवाही से मारा गया। क्या जरूरत थी गोली चलाने की? एक बैग के चक्कर में निपट गया और दूसरा ईगो के चक्कर में। इस बात का पता पीटर को भी चल जाता है कि उसका दूसरा दोस्त भी मर गया। वो फेंसिन के पास आता है। फेंसिन कहती है मर गया वो। फेंसिन से ज्यादा पीटर को दुख है स्टीफन के मरने का। प्रो रोमांस। वैसे पीटर का रास्ता साफ हो गया। अब उन दोनों के बीच में कोई नहीं बचा, अब वो दो ही है। क्या घटिया सोच रहे तेरी। घटिया सोच नहीं है, ये फ्यूचर इन दोनों का। छोड़ो, पीटर अभी भी उसका इंतजार कर रहा है कि मेरा स्टीफन आएगा। आता है वो, लेकिन स्टीफन का जोम्बी, वो जोम्बी बन चुका है और वो उन्हीं की तरफ आ रहा है अपनी पूरी बटालियन लेकर। तभी पीटर फेंसिन के पास आता है। वो फेंसिन से कहता है जाने मन तुम चली जाओ, मैं नहीं जा रहा। पर तभी स्टीफन आ जाता है। अब सोचो पीटर क्या करेगा। क्या करेगा? वो मारेगा उसे। जी बिल्कुल, वो उसे फिर से RIP कर देता है। भगवान पीटर ना बनाना मुझे। एक स्पाइडरमैन का पीटर और एक पीटर, दोनों की जिंदगी झंड है। खैर फेंसिन वहाँ से चली जाती है पर पीटर नहीं। शायद वो खुद को मारने वाला है, आत्महत्या करेगा। कुछ जोम्बी छत पर जा रहे हैं। फेंसिन ने चॉपर चालू कर लिया है, लेकिन जैसे ही जोम्बी पीटर के पास आते हैं तो उसके अंदर की सरवाइव करने की जिज्ञासा जाग जाती है। वो उन जोम्बिस को मारने लगता है। फेंसिन को अभी भी आशा है कि पीटर आएगा। पीटर तो नहीं, लेकिन जोम्बी जरूर आ रहे हैं। वो वहाँ से जाने लगती है पर तभी पीटर आता है, जिसे फेंसिन देख लेती है। पीटर जल्दी से चॉपर में बैठ जाता है। वैसे एक बात बता दूं, चॉपर में फ्यूल बहुत कम है, ये ज्यादा दूर नहीं जा सकते। खैर अभी यहाँ से तो निकले और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और इनके जाते हुए से इनके साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। वैसे इस मूवी की जो मूल स्क्रिप्ट थी, इसमें चारों मरने वाले थे, लेकिन जॉर्ज दादू को लगा कहानी ज्यादा दुख भरी हो जाएगी तो उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट को थोड़ा बचा दिया। वैसे मरने वाले तो ये भी है, कब तक बचेंगे।